14th ग्रुप। चलो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स बताओ जल्दी जल्दी से, कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाँ सिलिकॉन, हाँ जर्मेनियम, हाँ टिन और हाँ लास्ट लेड। लेड, ठीक है, लेड। इसी बताओ। 1s2 2s2 2p2 अरे हीलियम 2p2 2s2 2s2 2p2। 2 yes नियॉन 3s2 3p2 3p2। आर्गन 3d10 4s2 4p2। क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2। जिनॉन, नहीं जिनॉन ही आएगा ना, हाँ क्रिप्टन जिनॉन राइट। 5d10 नहीं, पहले 4f आएगा। 4f 5d10 5d10 6s2 6p। क्लियर? अब आता है सेम, अगर हम इनमें बात करें तो हमें ये पता है कि कार्बन हमारे अर्थ में 0.02% पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में ये 0.03% मिलता है, बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एलिमेंट। मतलब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विच यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 10। अब पहली चीज इसका एटॉमिक साइज। तो ग्रेड हमने ग्रुप 16 में एक वर्ड पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? याद है? yes क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? poor shielding of d and f block। तो डेफिनेशन बताओ। ऐसे डेफिनेशन याद नहीं है मेरे को। अच्छा, पुअर शील्डिंग होने से क्या होता है? पुअर शील्डिंग होने से ये होता है कि जो हमारा डी और एफ ब्लॉक शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को, तो एस ब्लॉक को वो अपनी तरफ खींचता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, तो जब वो एस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच लेता है तो क्या एस ब्लॉक पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में? नहीं नहीं। यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल नॉट टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, so our atomic size increases, right? But again when we come around at this shells, जर्मेनियम के बाद खासकर, we get to know due to poor shielding, due to inert pair effect, लिख लो directly, due to inert pair effect, increase in size is not as it is in alkali metals। हम alkali से या alkaline earth metal से इसलिए कंपेयर कर लेते हैं साइज को, बिकॉज 13th ग्रुप ऑनवर्ड तो वैसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। डी ऑर्बिटल में भी एक इफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो वो भी बेसिकली यही होता है कि एफ शेल आ जाती है, वो एफ शेल को लेकर एक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब कैसी होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू 13th ग्रुप? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, ओके। एज कंपेयर टू 13th ग्रुप इट इज हाई। ठीक है, डाउन द ग्रुप decreases, डाउन द ग्रुप व्हाट तनिष्का? decreases, डिक्रीजेस यू आर सेइंग, ओके। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ ट्रेंड कुछ और चलता है। डाउन द ग्रुप ट्रेंड चलता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब ये ऐसा क्यों रहता है? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ऐसा और ऐसा क्यों रहता है? बताओ, इसका आंसर बताओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा ऐसा कि ये सडनली टिन तक तो डिक्रीज करती है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मेनियम के बाद जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आंसर क्या लिखोगे?
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आंसर लिखो। तो ये वाला ट्रेंड गलत हो गया, इंक्रीज तो डिक्रीज कर रहा, लेड में बढ़ रहा है। अब ये एक जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है उसका रीजन लिखो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट the increase in size, increase in atomic size is not that much. Clear? Increase in atomic size उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए. So nuclear effective charge overpower the atomic size, hence it increases in length. समझ आ गया? आपका क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका शेल को छोटा, मतलब साइज को छोटा बना रहा है। जब छोटा बना रहा है तो न्यूक्लियर का चार्ज यानी ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उसको ओवर पावर कर लेता है, किसको? एटॉमिक साइज को, जिसकी वजह से हमारा जब साइज छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है सडनली आपका एक इंक्रीज आएगा आयनाइजेशन में। समझ में आ गया इसको? यस गुरुमा। ओके गुरुमा एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा साइज तो पहले बढ़ेगा फिर छोटा हो जाएगा जर्मेनियम के बाद, जर्मेनियम के बाद देखो जर्मेनियम के बाद छोटा होता है, बट ऐसा नहीं होता कि वो अगर हम उसको ट्रेंड पढ़ने जाए तो हम ये बोले कि वो साइज डिक्रीज कर रहा है, नहीं। हम ये कहते हैं कि अगर हम इन दो को देखें, जब हम इन दो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका डी शेल के साथ एफ शेल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि फोर्थ में एफ शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब हम इसी लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि 4f 0 है, तो कोई लॉजिक नहीं है लिखने का, तो हम इसी नहीं लिखते। जैसे मैं यहाँ पे 3d यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं उसे 3d 0 तो नहीं लिखती ना, तो हम ये कहते हैं 4f आ चुका है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी उसमें। अब सडनली यहाँ इलेक्ट्रॉन भी आ गए। ये आप एक चीज सोचो, एक होती है खाली घर और एक होता है उस घर के अंदर लोग रह रहे हैं, किसका ज्यादा इफेक्ट होता है? ऑब्वियसली लोग रहने का। तो हम कह रहे हैं शेल के अंदर लोग हैं, तो आपका वो क्या करेगा? वो साइज को तो बढ़ाएगा ही ना फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें, तो साइज तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन साथ में वो शील्डिंग भी नहीं कर पा रहा है। जब शील्डिंग नहीं कर पा रहा तो साइज अंदर की तरफ खिंच रहा है। इस वजह से जब खिंच रहा है तो इन दोनों में साइज के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता, ये फर्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ रहा है। आप ये सोचो, इसका एटॉमिक मास बढ़ गया ना, एटॉमिक नंबर इसके मुकाबले, जब इसके मुकाबले इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका अंदर का इफेक्टिव चार्ज भी तो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा ना। तो ये फर्क होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इसको ओवर पावर कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होते हैं उसको और अंदर खींच लिया। जब उसने और अंदर खींच लिया तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ गई ना वहां पे। अब समझ में आया अद्वैक? यस। ओके, शैल आई रैप दिस? एक मिनट, लास्ट वाला मत करना, आयनाइजेशन एनर्जी वाला लिख लो। कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर मेटालिक कैरेक्टर। अब हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप में आपके मेटल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, तीनों हैं इस ग्रुप के अंदर, जैसे कि हम 13 ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो हमारे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। आप ये बताओ ये क्या है? इट इज अ नॉन मेटल। ये क्या है? मेटलॉइड। जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड। टिन और लेड क्या है? मेटल्स, राइट? और ये तो बिल्कुल प्योर मेटल में आ जाता है। लेड तो इज कंप्लीटली अ प्योर मेटल। अब आप खुद बताओ, मेटालिक ग्रुप डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करेगा, राइट? यस। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वो हमें दिख भी रहा है इसके अंदर। क्यों? हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कह सकते हैं साइज में जो बढ़ रहा है उसकी वजह से लूजिंग कैपेसिटी इज मोर रादर देन गेनिंग कैपेसिटी। अब आता है एज कंपेयर
कंपेयर टू 13th ग्रुप, तो उसके मुकाबले में हम कहेंगे दे आर लेस मेटालिक। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस। ओके, फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मोस्टली जब हम इन वाले ग्रुप की बात करते हैं, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, यहां से मोस्टली सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। कार्बन पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना लेता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। अब बात करते हैं जब हम नीचे जाते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है ज्यादा, क्योंकि लेड आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो नीचे जाने पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इन ग्रुप्स में डिक्रीज ही करता है। ठीक है, साइज बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई। मेटालिक आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को दिमाग में रख के आंसर नहीं देना इसका हमें साइज को दिमाग में रख के देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यू टेल मी कि कार्बन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? बोलो। 4। हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो +4 से लेके -4 तक की सारी दिखाता है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन +4 की दिखाता है। ठीक है, जर्मेनियम की बात करो, सॉरी +4 के साथ +2 की भी दिखाता है। ये +4 के साथ +2 की दिखाता है। ठीक है, देन बात करते हैं हम इसकी, आगे क्या, टिन और लेड। ये आपका +2 और ये +2, ये +4 फिर भी दिखा लेता है, बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +2 के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है PbCl2 तो स्टेबल है, PbCl4 क्यों नहीं बनता? बहुत सिंपल, वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में स्टेबल ही नहीं होता बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहां आ जाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज नॉट स्टेबल। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया? यस। ओके, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर। तो हमें कैसे पता चलता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग है? जल्दी बताओ। अगर मैं कहूं +2 स्टेट्स के कंपाउंड है, अगर मैं इसके लिए एक वेरिएबल ले लूं M2+ और एक ले लूं M4+, कौन ऑक्सीडाइजिंग दिखाएगा, कौन रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा? +2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके ठीक है, बिल्कुल ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज SN2 salts such as SnCl2 is widely used as reducing agent, तो इसके लिए एग्जांपल क्या दोगे? मैं कह रही हूं SnCl2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा यूज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है तनिष्का? अगर मैं ऑक्सीडाइज करेगा तो वो उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, लूज करने में ज्यादा विश्वास करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए SN2 इज वाइडली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम ये क्या बोलेंगे, क्या आंसर होगा इसका? इसका आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। टेक एनी ऑफ द डी ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, सपोज आपने ले लिया HgCl2, मैं यहाँ पे तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ। अगर Hg अकेला दिखाई दे ना तो समझ लेना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर Hg2 दिखाई दे तो समझ लेना +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर कंपाउंड को मैंने लिखा Hg2Cl2 तो समझना यहाँ पे इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मैंने तुम्हें एक तरीका दिया है Hg को याद रखने का, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने इसके साथ अगर SnCl2 लगाऊंगी तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रिप्लेसमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बताओ, यहाँ पे तुम बताओ, ये किस स्टेट में जाना चाहेगा? SnCl4 में आना चाहेगा? यस। क्योंकि है ना, ये यहां से यहां आना चाह रहा है, राइट? तो ये तो आ गया स्टेट में। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तुम्हारा Hg2Cl2 ही बनेगा, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बता दी थी। समझ आ गया? तो अगर तुम का सपोज करो नहीं याद आ रहा, ठीक है, FeCl2
FeCl2 plus SnCl2 gives you SnCl4 plus FeCl2 again. क्लियर? सर यहाँ पे 3 आएगा, नॉट 2. समझ आ गया? तो तुम ये एग्जाम्पल लेकर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. अब आता है दूसरा क्वेश्चन. लिखो, lead 4 salt such as lead tetraacetate and PbO2 are widely used as oxidizing agent. रब कर दूं नीचे का? नहीं. लिख लो जल्दी से. डन. ओके. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, इसने बोला Pb4. अब Pb4 आपको मैंने अभी बताया, इट इज नॉट स्टेबल इन दैट स्टेट. यानी लेड आपकी 4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्टेबल ही नहीं होता. तो ये क्या करना चाहेगा? ये जंप करना चाहेगा इस स्टेट में. जब इसे इस स्टेट में आना है तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा. तो यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसका आंसर तो तुम दे सकते हो अपने आप, ऐसे ही उसमें भी दे सकते हो. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करते हैं तो गिव एन एग्जांपल. देखो, एक तो हम इसे दिखाते हैं PbO2 के साथ. अब ये PbO2 जो बन रहा है, ये क्या करता है? 4HCl के साथ रिएक्ट करता है. ये PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर बनाता है. ठीक है. अब इनकी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो. ये -2 है, ये +4 है, जिसमें ये स्टेबल नहीं है. देखो यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन है? -1 +2. यहाँ पे वो स्टेबल हो गया. क्लियर? दूसरा लेड एसिटेट. ठीक है, ये है इसकी ये वाला जो स्टेट है, सॉरी 4 लीजिए. ठीक है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है. तो यहाँ पे ये आपके डाइइथाइल इथेनॉल के साथ जो हम कहते हैं 1,2-डाइऑल, इथेन 1,2-डाइऑल के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, देन ये बनाता है Pb के साथ CH3COO होल ट्वाइस, जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ 4 में था तो यहाँ 2 में चला गया तो स्टेबल हो गया. साथ में अभी हमारे 2 एसिटिक एसिड बचे हुए हैं, राइट? तो इसका एक हाइड्रोजन लेता है और एसिटिक एसिड बना देता है. गॉट इट? कि अगर ये क्वेश्चन आए कि कैसे शो करोगे कि दिस इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो यू कैन यूज दिस एग्जांपल्स. क्लियर? आगे चले. यस. केमिकल, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो गई है. ठीक है, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज. रब कर दो. एक मिनट, जरा एक रिएक्शन लिख लो आप. देखो, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमें इतना पता है कि हमारे जो इसमें से कुछ कंपाउंड्स हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं और एलोट्रॉप्स भी बनाते हैं. ठीक है, अब अगर हम कैटिनेशन की बात करें तो कार्बन शो करता है एंड सिलिकॉन टू सम एक्सटेंट. व्हाई? बिकॉज साइज इंक्रीजेस. अगर साइज इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? तो वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी अपने साथ ही. इस वजह से ये कुछ ही हद तक कर पाता है, अदरवाइज नहीं करता. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. ठीक है, कैटिन ये सबसे ज्यादा करता है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं. अब आते हैं एलोट्रॉप्स में. एलोट्रॉप्स में भी हम कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाते हैं. लेड तो बिल्कुल ही नहीं बनाता है एलोट्रॉप्स. ठीक है, कार्बन के हम कौन कौन से पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं. टेट्राहेड्रल की बोल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकनिस्टर फ्लोरीन. यस, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. ठीक है, अब ये अच्छी तरह पता है. इसकी इनके बारे में बताना जरूर पड़ेगा मुझे, या आता है सारा जो 10th में पढ़ा था? डायमंड लस्ट्रस होता है, ग्रेफाइट बता दो.
ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन ये लस्ट्रस होता है, ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट इज वेरी हार्ड। और क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज, अगर इसकी यूजेस लिखने हैं तो वो लिख लो। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, इट इज यूज्ड बाय आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट इसे कैटरेक्ट के ऑपरेशन में यूज करता है। जो टूल होता है उनका, द टूल विच दे यूज, इट हैज अ डायमंड टू अटैच टू इट। देन ग्लास कटर, ग्लास कटर जो मशीन होती है उसके ऊपर डायमंड लगा होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड। अब आते हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपका ओपेक, ब्लैक ओपेक होता है, ठीक है। इट इज स्लिपरी इन टच। और बताओ इसकी और यूजेस अगर हम कहें तो लुब्रिकेंट, पेंसिल लेड, पेंसिल लेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हो गया इसके यूजेस। लेट्स टॉक अबाउट बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये फुटबॉल की शेप का होता है, C60 इसमें कार्बन होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बकमिंस्टर फ्लोरीन, नहीं तो अगर सिर्फ फ्लोरीन बोलूं तो बहुत सारे होते हैं उसमें, ठीक है। देन दिस इज अ सेमीकंडक्टर, इट इज ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, इट इज सॉलिड, क्लियर। और सेमीकंडक्टर है तो यू नो ट्रांजिस्टर्स वगैरह में यूज हो जाता है गुरमा, ना। कोई डाउट इसमें? यस डाउट है बोलो। गुरमा, अगर हमें डिफाइन करना हो कि ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट क्यों यूज होता है तो उसे कैसे लिखेंगे? इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स। नहीं, क्यों क्यों? देखो, दो रीजन है। एक रीजन बिल्कुल वैलिड नहीं जाएगा, गुड कंडक्टर वाला। दूसरा वाला स्लिपरी टच के लिए जाता है। आप मुझे बताओ, हम लोग ग्रिल गेट्स हैं किसी के घर, अब हम लोग तो सोसाइटी में रहते हैं, जो इंडिपेंडेंट घरों में रहते हो तुमने देखा ग्रिल गेट्स होते हैं उनके आगे, हाँ, ठीक है। जो ऐसे स्लाइडिंग डोर होते हैं ग्रिल वाले, उनके जो नीचे टायर जो वो लगे होते हैं मेटल टायर्स, वो क्या होते हैं, उनमें कुछ दिनों बाद हार्डनेस आ जाती है, मींस वो स्मूथ नहीं रहता। जब हम गेट को स्लाइड करें तो वो स्मूथ नहीं रहता, तो क्या करते हैं हम, वो ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि उसमें वो जो उसकी स्मूथनेस है वापस से आ जाए। तो कई बारी लोग इंस्टेड ऑफ ऑयलिंग, क्योंकि ऑयलिंग ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्या है, ऑयल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है आपका एक तरीके का, हीट में अगर आ जाए तो। नॉट इन अ रूम, घर के अंदर ऑयल रखा रखा कहीं नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर हीट के कांटेक्ट में आएगा तो इवेपोरेट करना शुरू करता है। तो आप ये सोचो, अगर आपका गेट बाहर है, आपने ऑयल लगाया, कुछ दिन चलेगा, फिर ऑयल लगाओगे, कुछ दिन चलेगा। बट अगर आप ग्रीसिंग करते हो, ग्रीस इज अ ग्रेफाइट, जब आप ग्रीसिंग करते हो उसके ऊपर, तो वो आपका अल्टीमेटली काफी दिन तक चलता है। तो मशीन्स में भी हम यही करते हैं, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं हमें उन्हें रोटेट करवाना होता है या उनसे काम करवाना होता है इजिली, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसलिए हम वहां पे यूज करते हैं। क्लियर? सिंपल लिख सकता हूँ, ड्यू टू स्लिपरी नेचर ऑफ ग्रेफाइट इट इज यूज्ड। नो, ऑयली नेचर और लुब्रिकेंट्स एंड स्लिपरी, हाँ स्लिपरी नेचर दे सकते हो, ऑयली टेक्सचर दे सकते हो। हाँ, तो वही तो बोला। थैंक यू गुरमा। ठीक है, क्योंकि हम ऑयल्स को कभी भी लुब्रिकेंट्स की तरह यूज नहीं करते, क्योंकि ऑयल में एक और प्रॉपर्टी भी होती है ना, अगर हम किसी मशीनरी में ऑयल को यूज करें तो गर्म होने की बहुत चांसेस है उसके। तो एक तो वो वॉलेटाइल होगा और ऊपर से फायर कैच करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑयल्स का बेसिकली जो वो टेम्परेचर बोलते हैं ना, कौन सा टेम्परेचर होता है, बर्निंग वाला टेम्परेचर, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, इग्निशियन टेम्परेचर, वो ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है, इसलिए। क्लियर? यस। ओके, रब कर दूं? अब जब मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखूंगी तो इनकी मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही अलग अलग होंगी। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना।
So reactivity with oxygen. तो अब हमारे दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं, एक हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर मैं इसी को देखो ऐसे देखो, कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, बोथ आर पॉसिबल। अब ये आपका न्यूट्रल होता है, ये आपको पता है, और ये कौन सा होता है, एसिडिक। क्लियर? अब मैं धीरे धीरे बाकी कंपाउंड्स के बनाऊंगी, तो मेरे सिलिकॉन का सिलिकॉन ऑक्साइड बन गया, जर्मेनियम का जर्मेनियम ऑक्साइड बन गया, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, यही बनते हैं हमारे। अब इनके अलग अलग नेचर होते हैं। आप बताओ जर्मेनियम कैसे टाइप का है? देखो, एक होता है इनका नॉर्मल नेचर होना जो कि एम्फोटोरिक में जाता है, एक होता है ऑक्साइड्स का नेचर, याद रखो ये और ये तीनों एसिडिक है। दिस इज एम्फोटोरिक एंड दिस इज योर बेसिक। तो इस ग्रुप में आपको तीनों वैरायटी मिलती है। तो कैसे हो गया, ऑक्सीजन से लेके जर्मेनियम तक एसिडिक, यानी सिलिकॉन भी इंक्लूड हो गया इसमें, टिन एम्फोटोरिक एंड योर लेड बेसिक। क्लियर? यस तेरे भैया? हाँ। यस। एक तो ये हो गया, यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है ये बताओ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाएंगे आपको? +4 की? +4 ना। अब ये बताओ, हमने तो अभी अभी डिस्कस किया था कि ये तो बनता ही नहीं है, ये यानी कि ये जब बनाता है तो ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, याद रखना। क्यों? एक मिनट, हवा कहाँ से आ रही है मुझे, और मैं कह रही हवा कहाँ से आ रही है मुझे। क्लियर? दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। क्लियर? तो आप इसके आगे बेसिक मत लिख देना। इज दिस मच क्लियर? उस हिसाब में बेसिक ना लिखे तो क्या लिखें, अनस्टेबल बेसिक। अनस्टेबल क्यों? आपका PbO इज स्टेबल, क्यों? क्योंकि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? लेकिन PbO2 इज नॉट स्टेबल। और बाकी बची आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सारे स्टेबल होते हैं अपने +2 में, क्योंकि ये +2 दिखाते हैं +4 के साथ साथ। क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लिख लिया? अब नेक्स्ट विद हेलोजेंस। अब आप बताओ ये कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे? हाँ बोलो बोलो, कैसे क्या बोला? हाँ, एक जनरल फॉर्मूला दो ना। अगर मेटल ले लो, X ले लो, तो क्या फॉर्मूला बना? MX4 और MX2 MX2 एंड MX4, जिसमें कि आपका लेड किसमें ज्यादा स्टेबल होता है? अभी अभी मैंने बताया था MX2 में। MX2 में। अगर हम MX2 की बात करें तो we say that lead is stable in this state only. ओके, अब इसके अलावा अगर हम कंपाउंड्स पढ़े तो हम कहते हैं कि CCl4 ज्यादा जल्दी एग्जिस्ट करता है या CCl2 ज्यादा जल्दी एग्जिस्ट करता है? अगर मैं इसमें कार्बन लूं और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो हमारी ऑक्सीडेशन के हिसाब से CCl2 भी बन सकता है और CCl4 भी बन सकता है। कौन ज्यादा इजीली एग्जिस्ट करता है और स्टेबल होता है? CCl4। क्यों CCl2 क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से कार्बन मेनली CCl4 में स्टेबल रहता है। वो वो तो मैंने ही बताया, तो तुमने उसी को घुमा के दोबारा दे दिया। आपका स्टेबल है, दैट इज ओके। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से
इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अगर जो स्टेबिलिटी की बात करो, ऑक्टेट की बात करते हैं, चलो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता इस वाले में, दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल। क्लियर? तो CCl4 का ये कंपाउंड ज्यादा एक्सिस्ट करता है। दूसरा आता है, इसमें से आयनिक कौन से बनाएंगे और कोवेलेंट कौन से बनाएंगे, तो आप बताओ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। मेरे हिसाब से टिन और लेड हमारा आयनिक बनाएंगे और बिल्कुल कार्बन ठीक। सिलिकॉन कोवेलेंट बनाएंगे, और ये तो जर्मेनियम हम और कहते हैं कि most of these elements make covalent bond, covalent halides लिख देते हैं, covalent halides, but tin and lead form ionic halides। क्लियर? और टिन बनाता है SnF4 या SnFCl4 लाइक दिस, बट ये बनाता है PbCl2, PbF2 ये वाले, क्योंकि लेड +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर इतना? यस। लिख लिया? लास्ट बॉक्स में लिखा है वो नहीं लिखा। लिखो। क्वेश्चन लिखो। CCl4, अब जो हमारे ये कंपाउंड है ना, ये मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बट हम कहते हैं CCl4 कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। नीचे आके Pb का तो 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हम कहते हैं CCl4 कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। क्यों? इसी में इसका आंसर है। इसी देखो कार्बन की, यू विल गेट द आंसर। डी ब्लॉक नहीं होता। एग्जैक्टली उसके पास वेकेंट डी ब्लॉक नहीं होता, तो वो अपने ऑक्टेट को और इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, इस वजह से कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ना आपके पास डी शेल होना बहुत जरूरी है, और वो भी खाली, उसके अंदर ऑर्बिटल्स खाली होने बहुत जरूरी है, तब जाके आपका स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन पाता है। क्लियर? अब दूसरी चीज हम ये बोलते हैं कि नीचे जाते हुए आपका जो डाइहैलाइड्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज की डिक्रीज? डायहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स की इंक्रीज। बिल्कुल सही है। यहाँ से पता ही चल रहा है कि Pb का +2 ज्यादा इजिली एग्जिस्ट करता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आंसर इज ओनली इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो हमारे सपोज कहो मैं सिलिकॉन के हैलाइड्स हो गए और जो टेट्राहैलाइड्स है रादर, वो लुईस एसिड्स हैं कि लुईस बेसिस की तरह एग्जिस्ट करते हैं? एक मिनट दोबारा। अगर मैं हैलाइड्स देखूं सिलिकॉन का सपोज करो या टिन का टेट्राहैलाइड, वो लुईस एसिड्स है कि लुईस बेसिस होते हैं? लुईस बेस। कैसे? लुईस बेस कौन सा होता है अक्षर? मतलब लुईस बेस नहीं है तो लुईस एसिड ही होगा, आदविक इज सेइंग इन चैट बॉक्स। बेटा दैट इज ओके, बट मेरे को आंसर है वाई। अक्षत से भी वाई, से भी वाई है। अगर लुईस एसिड है तो क्यू है, और लुईस बेस है तो क्यू है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसलिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं पक्का? चेक कर लिया ऑक्टेट? नहीं नहीं होते हैं। इसके पीछे रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो कहाँ है? वो लुईस एसिड जरूर है। तुम CCl4 को तो छोड़ दो, SnCl को देखो, लास्ट की अगर ये बॉन्डिंग 4 बना रहा है ऐसे, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 बना तो रहा है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। बट हम कहते हैं ये लुईस एसिड इसलिए होते हैं बिकॉज इनके पास खाली डी शेल पड़ा होता है। सिलिकॉन से डी शेल आना शुरू हो जाएगा ना, हाँ,
Yes. तो सिलिकॉन के बाद डी शेल खाली है ना, यस तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके वहां डाल देगा, वो अलग इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी कि अगर मैं SnCl4 लूं और इसके अंदर 2 Cl और डालना चाहूं तो वो डाल सकते हैं। कैसे, वो भी बता देती हूँ। देखो, सपोज मैंने सिलिकॉन लिया तुम्हारा, ठीक है, SiF4 है, मैं कह रही हूँ इसमें 2 F माइनस डालो, SnF6 बना के उसको आप एक माइनस का चार्ज दे सकते हो, 2 माइनस का। ये कैसे होता है? सिलिकॉन के अंदर 3d0 है, राइट? ये अभी भरा नहीं है, सिर्फ आ गया है, क्योंकि इसकी EC क्या होती है सिलिकॉन की? आपकी बोलो, नियॉन 3s2 3p2 3d0। अभी तो P शेल में ही एक शेल खाली पड़ा हुआ है और D के 5 खाली पड़े हैं। तो अगर मेरे को 2 F डालना होगा तो मैं एक यहाँ डाल दूंगी, एक यहाँ डाल दूंगी। समझ आ गया? ऐसे SN में भी है, जैसे आप सिलिकॉन में, ऐसे SN में भी है, खाली घर पड़े हुए हैं। जब खाली घर पड़े हैं तो उसके अंदर जगह है, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो मतलब ये लुईस एसिड्स हो गए। क्लियर? लुईस एसिड को सिर्फ ये मत समझो कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई सामने वाले से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो लुईस एसिड ही तो हुआ। जैसे कि ब्रॉन्स्टर ने क्या बताया था, ब्रॉन्स्टर की कंसेप्ट क्या था? H+ के ऊपर था पूरा का पूरा, ठीक है, यस प्रोटॉन दे या प्रोटॉन लेना। तो उसने तो हर एक एलिमेंट को ऐसे ही कंपेयर किया था, एक दे रहा है तो एक उसका कॉन्जुगेट हो गया, तो कॉन्जुगेट वापस ले रहा है तो वापस इस तरफ आ गया। सिमिलर वे में लुईस एसिड या लुईस बेसिस को हम बोलते हैं। लुईस एसिड मींस अगर किसी के अंदर लेने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन, चाहे उसके पास खाली घर है, चाहे वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, अल्टीमेटली हुआ तो लुईस एसिड ही ना, क्योंकि वो ले रहा है सामने वाले से। और अगर मैं किसी को दे सकती हूँ तो मतलब मैं लुईस बेस हूं। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े, मैं अपने लोन पेयर भी तो दे सकती हूँ। मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद मेरे पास लोन पेयर पड़े हैं तो मैं दे देती हूँ, ले लो भाई, वो लुईस बेस ही तो हुआ। वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे इसको 2 दे रहा है, क्योंकि वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, मेरे किसी काम के नहीं है, तो आई एम गिविंग इट टू सामने वाला व्हिच इज रेडी टू टेक इट। ये होता है लुईस एसिड लुईस बेस। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन सीखे। पहला, CCl4 कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनाता जबकि सिलिकॉन और सिलिकॉन बनाता है। समझ आ गया? लिख लो इस क्वेश्चन को, CCl4 never forms complexes but silicon forms। तो आंसर लिखो, बिकॉज सिलिकॉन हैव vacant d orbital, ठीक है, and hence it act as a Lewis acid, but CCl4 do not have a vacant d orbital। बोलो। गुरमा, हमने बाकी सिलिकॉन और नीचे वालों को बोला कि वो क्या कहते हैं वो लुईस एसिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है और वो लुईस एसिड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कार्बन है उसके पास तो है ही नहीं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अभी तो बोला नहीं बनाता, वही तो बोल लुईस रही हूँ, बेस नहीं होगा, फिर तो वो लुईस बेस होगा। वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके, वो कैसे होगा? वो दे भी नहीं सकता ना, तो लुईस बेस कैसे होगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा ना वो। उसने तो अपने सारी बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली है, तो वो तो देने लायक भी नहीं है, उसके पास लोन पेयर भी नहीं है, तो वो करेगा क्या? वही मैं बोल रहा था, वो स्टेबल कंपाउंड है बस अपने आप में, बट इट कैन नॉट डोनेट, इट कैन नॉट एक्सेप्ट। इट नेदर लुईस एसिड नेदर। ओके, तो हम कह रहे हैं CCl4 इज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बट टिन और आपका सिलिकॉन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि सिलिकॉन में 4d खाली पड़ा होता है और सॉरी सिलिकॉन में 3d खाली पड़ा होता है, टिन में 4d खाली पड़ा होता है। समझ आ गया? यप। ओके, नाउ योर हेलाइड्स आर ओवर, ठीक है। नहीं, एक और है, लिखो, एक और क्वेश्चन है इसमें। CCl4 cannot be hydrolyzed but silicon C4 means SiCl4 can be hydrolyzed। इसका मेरा मतलब, डाउट था, हाँ बोलो। यही डाउट था, ये जो क्वेश्चन आपने बोला। अच्छा, यही डाउट है, ओके। हम कह रहे हैं CCl4 वाटर के साथ रिएक्ट करता नहीं है बट SiCl4 रिएक्ट कर जाता है, क्यों? हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है रिएक्शन दिखाना, बताओ क्यों? बोलो। मतलब एक मिनट, CCl4 कर जाता है, SiCl4 नहीं करता, ऐसा बोल रहे हो? SiCl लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है।
मतलब डी ऑर्बिटल खाली होगा तो हाँ, आंसर इज दिस, नॉट लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तुम्हें ये बोलना है कि सिलिकॉन के पास लोन पेयर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, कार्बन के पास नहीं पड़ा। अरे भैया, रिएक्ट करने के लिए जगह तो खाली होनी चाहिए ना कहीं पे, तभी तो रिएक्शन होगा। जब जगह ही खाली नहीं है तो रिएक्शन करेगा कहां से? अगर अपना ऑक्टेट भी एक्सपैंड करेगा तो कैसे करेगा? कार्बन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बना लेता है। हाइड्रोक्साइड मींस आपका 4 वाला, मींस इफ आई टेक अ रिएक्शन, रिएक्शन आपका होगा, अगर मैंने आपको दिया सिलिकॉन CCl4, मैंने क्या बोला था, Ci, हाँ यही बोला था। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CiOH4 बना रहा है, ये बना रहा है, साथ में HCl रिलीज कर रहा है। लेकिन CCl4 ये नहीं करता क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास है। अक्षत, इज इट क्लियर? यस गुरुमा। हाँ, तुम ये कंफ्यूज क्यों थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आता है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।